सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम कंपनी का पर्दा उठाना या उसे बेनकाब करना, जिसे हम लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में हमने सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड के वाद की स्टडी की थी, जिसमें हमने ये कहा था कंपनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी इज अ लीगल पर्सनालिटी एंड इट हैज़ इट्स सेपरेट एंटिटी। ये सिद्धांत कहता है कि जैसे ही कंपनी का समामेलन हो जाता है, वैसे ही कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में एक पर्दा या एक दीवार पैदा हो जाती है या एक दीवार उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम निगमीय पर्दा या समामेलन का पर्दा कॉर्पोरेट विल कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है जब कोर्ट कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को या उसके सेपरेट एंटिटी का जो प्रिंसिपल है उसको वो इग्नोर कर देता है, उसको नकार देता है, उसे इनकार कर देता है, और जो कंपनी के कार्यकलाप हैं, जो उसके संचालक और उसके सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं, वह उनकी भूमिका की जांच करता है, तो उसे ही कंपनी का पर्दा उठाना या उसे बेनकाब करना कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इन जनरल कंडीशंस ये माना जाता है कि कंपनी और उसके सदस्य दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब कंपनी में इस तरह की एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं या कंपनी का जो मैनेजमेंट है या जो कंपनी का संचालन है वह उसके सदस्यों और संचालकों के द्वारा प्रॉपर नहीं किया जाता है, किसी तरीके से कुछ फॉर्चुलेंट घटनाएं वहाँ पर घटने लग जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर देता है, उसे नकार कर वह कंपनी और उसके सदस्यों को एक ही मान लेता है। इसे ही हम कंपनी का पर्दा उठाना या उसे बेनकाब करना या इसे हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी कहते हैं। इसका अब सवाल ये उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, कि किस उद्देश्य को लेकर के कोर्ट ये डिसीजन लेता है कि किसी कंपनी को बेनकाब किया जाए या उसकी कॉर्पोरेट विल को हटाया जाए। तो कंपनी के संचालकों और सदस्यों के कपट में उद्देश्यों या कार्यों का पता लगाने के लिए ही कंपनी को बेनकाब किया जाता है। अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि कंपनी का पर्दा कभी भी उठाया जा सकता है। कोर्ट के पास जब इस तरह की शिकायतें आती है या हम यूँ कहें कि कोई रिक्वेस्ट आती है कि अमुक अमुक कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ या जो डिपॉजिटर्स हैं उनके खिलाफ या जो शेयर होल्डर्स हैं उनके खिलाफ कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वह पर्दा उठाने की कार्यवाही कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किन किन परिस्थितियों में इस तरह लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का स्टेप लिया जा सकता है। तो हम आगे का जो हमारा हेडिंग है, कंपनी का पर्दा उठाने की परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड, तो उसमें हम ये बात करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। तो देयर आर टू सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड। फर्स्ट वन इज वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन, अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, एंड सेकंड वन इज न्यायिक निर्णयों के अधीन, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस हैं या हम यूँ कहें कंपनी को बनाने के लिए जो वैधानिक प्रावधान होते हैं, हमें जिन जिन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, यदि हम वहाँ कोई गलती करते हैं या कंपनी इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं या जो गलतियाँ होती हैं उनको कंटिन्यू करती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके मेंबर्स और कंपनी दोनों को ही एक मान लिया जाता है और जो समामेलन का पर्दा है उसे हटाया जा सकता है। इसी तरह से कोर्ट के सामने भी कई बार इस तरह के कई केसेस आते हैं, जिन केसेस को देखते हुए वह किसी भी कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटाने का डिसीजन ले सकता है। अब हम इन दोनों हेड में अलग अलग जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके बारे में स्टडी। फर्स्ट पॉइंट हमारा
अंडर स्टेट्यूटरी प्रोविजंस, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सदस्यता में कमी, रिडक्शन इन मेंबरशिप। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होगा वहाँ एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। इसी तरह से किसी पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कम से कम 7 सदस्यों का या एटलीस्ट 7 मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या उसका समामेलन या हम यूँ कहें उसका रजिस्ट्रेशन कम मेंबर के साथ हो जाता है और कंपनी के जो संचालक और सदस्य हैं ये जानते हुए भी कंपनी को चालू रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में सदस्य संख्या में कमी होने के कारण कोर्ट उस कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटा सकता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कपट में सूचनाओं के आधार पर समामेलन इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी का जब समामेलन हो जाता है तो उसके बाद में उसके समामेलन को यानी उसके इनकॉर्पोरेशन को या रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसका समापन कर दिया जाए। तो यदि किसी कंपनी का समामेलन या उसका रजिस्ट्रेशन या हम यूँ कहें कि किसी कंपनी का फॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेस पे हुआ है, गलत सूचनाओं के आधार पर हुआ है, तो उसके लिए उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं वही रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। कंपनी खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमने ये कहा है कि कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसका कोई दिमाग नहीं होता है, वह खुद काम नहीं करती है। तो इस तरह के काम उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है। तो ऐसी स्थिति में उसके समामेलन के पर्दे को हटाया जा सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट यानी पॉइंट नंबर 3, प्रविवरण में भ्रामक कथन की दशा में इन केस ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी पब्लिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कोई पब्लिक कंपनी बनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक कंपनी को अपना इशू निकालने के लिए प्रोस्पेक्टस भी तैयार करना पड़ता है और उसको इशू करना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। उनको ये देख लेना चाहिए कि जो जो उसमें कंपनी के बारे में लिखा गया है, कहा गया है, जो जो वादे उसमें किए गए हैं, क्या वो सही है। सही होने के बाद में ही उन्हें उस विवरण को इशू करना चाहिए या उस प्रोस्पेक्टस को इशू करना चाहिए। यदि किसी प्रविवरण में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट निकाल दिया है तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन था, चाहे वो कोई हो, चाहे उसने एज अ एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज उस प्रोस्पेक्टस को तैयार करने में दी है, एक्सपर्ट जैसे एडवोकेट हो सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, तो यदि उन्होंने इस तरह से भी अपनी सर्विस दी है और किसी भी स्टेटमेंट की जांच उन्होंने प्रॉपर नहीं की है और वो प्रोस्पेक्टस इशू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में जो पृथक अस्तित्व का सिद्धांत है उसको नकार दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है और कंपनी और उसके सदस्यों को एक माना जाता है। और जो सदस्य उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है या जिन सदस्यों ने ऐसा काम किया है उनको इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कहता है कपटमय उद्देश्यों के लिए प्रविवरण निर्गमन की दशा में इन केस ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, जानबूझकर पब्लिक के साथ कपट करने के लिए या धोखा देने के उद्देश्य से प्रविवरण को इशू किया गया है, कोई प्रोस्पेक्टस निकाला गया है, तो ऐसी स्थिति में भी समामेलन के पर्दे को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है धन निक्षेप को लौटाने में असफल रहने पर इन केस ऑफ फेल्योर टू रिटर्न पब्लिक डिपॉजिट्स, यदि आपने जनता से जमाएं ली हैं, जनता का पैसा लिया है और किसी कपट में उद्देश्य के लिए लिया है या किसी ऐसे काम के लिए लिया जो आप पूरा करने की स्थिति में नहीं है, जो अब आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जो वैध नहीं था, तो ऐसी स्थिति में आपको वो जो डिपॉजिटेड मनी है वह लौटानी पड़ेगी। और यदि आप उसको नहीं लौटाते हैं तो इस केस में जो सदस्य, जो संचालक इसके लिए उत्तरदायी हैं उनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा, न कि कंपनी को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6,
सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी की दशा में इन केस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी दूसरी कंपनी पर अपना होल्ड रखती है। होल्ड का मतलब उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास हो या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं वह उसी के हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी होती है और दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी मानी जाती है। तो यदि केस इस तरीके का है तो ऐसी स्थिति में होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरीज कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वह अपने स्टेटमेंट्स के साथ साथ रखने होते हैं और एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तैयार करके वह रजिस्ट्रार को भी भेजना पड़ता है और कंपनी की जब वार्षिक साधारण सभा होती है तो उसमें भी प्रस्तुत करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई होल्डिंग कंपनी इस प्रोविज़न को फॉलो करने में कोई गलती करती है, यानी यदि उसकी 4 सब्सिडरीज कंपनी है और वह उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट्स के साथ न तो फाइल करती है और न ही अपनी एजीएम में प्रेजेंट करती है, तो ऐसी स्थिति में उसके सदस्य और कंपनी दोनों के पृथक अस्तित्व का सिद्धांत है उसको नकार दिया जाता है और दोनों को एक मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 कहता है कंपनी के स्वामित्व की जांच के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी। केंद्रीय सरकार कुछ स्पेशल पर्पस से कंपनी की सदस्यता और उसके स्वामित्व की जांच करने के लिए कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार सकती है। वह उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की सफलता या विफलता में अपना हित रखते हैं या रखते रहे हैं, इसी के साथ साथ वह उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए भी जो कंपनी की नीतियों को नियंत्रित करते हैं या उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ये देखने के लिए कि कहने को तो कंपनी है लेकिन वास्तव में जो होल्डिंग पावर है वह किसके पास है, तो एक्चुअल ऑनरशिप का कई बार पता लगाने के लिए भी वह इस तरह के कॉर्पोरेट विल को लेफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंपनी के निरीक्षण को सरल करने के लिए टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी अफेयर्स। कई बार कंपनी के पास कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, कुछ कंप्लेंट्स आती हैं या कुछ पब्लिक की तरफ से रिट्स लगाई जाती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एक बार कंपनी की जांच की जाए, कंपनी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो वास्तव में सही नहीं है। तो कोर्ट उन शिकायतों पे या उन रिक्वेस्ट पे या उन एप्लीकेशंस पर गौर करते हुए उनको कंसीडर करते हुए कंपनी के इन्वेस्टिगेशन की का जो ऑर्डर है वह दे देती है और इसी इन्वेस्टिगेशन को इजी करने के लिए कंपनी का जो समामेलन का पर्दा है या जो कॉर्पोरेट विल है उसको हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कपटपूर्ण व्यापार की दशा में जब ये क्लियर हो जाता है या जब ये पता चलता है कि कोई कंपनी अपने व्यापार का संचालन कपटपूर्ण तरीके से कर रही है, तो इस केस में भी कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटाया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट कर भुगतान न करने की दशा में इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स जमा करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी कंपनी के प्रमुख कर्तव्यों में माना जाता है और टैक्स कंपनी स्वयं, हमने ये कहा कंपनी ना आ सकती, ना जा सकती, ना सोच सकती, ना किसी को जवाब दे सकती, तो उसकी तरफ से जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसकी जिम्मेदारी टैक्स को पे करने की है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है और वहां कंपनी और उस व्यक्ति दोनों को एक मानते हुए कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम को ध्यान में रखते हुए भी कार्यवाही की जाती है और सेपरेट लीगल एंटिटी का जो प्रिंसिपल है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था आपके वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन समामेलन का पर्दा हटाना अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके बारे में बात की है। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे जिसमें हम न्यायिक निर्णयों के अधीन अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसके सेकंड पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।